अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज सेंटर फैसल बाउडा और उनके साथ साथ अपोजिशन के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की थी और मुलाकातों का ये सिलसिला 27वीं आईनी तरमीम के पस मंजर में शुरू हुआ है, जिसको हुकूमत कल ईवान बाला में पेश करने का इरादा रखती है। एक तरफ हुकूमती वज़रा का कहना है कि 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत इस तरमीम को 14 नवंबर तक मंजूर करवाने का भी इरादा रखती है और हुकूमती हलकों की जानिब से जल्दबाजी नजर आ रही है उससे भी यही लगता है कि 14 नवंबर की खबर में शायद कुछ सच्चाई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश होने जा रही है उसका मुसव्वदा अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। ना सिर्फ ये कि मंजर आम पर नहीं आया है बल्कि कहा यह जा रहा है कि अभी तक हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों को भी तरमीम के बुनियादी नुकात के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। बहुत सारे हुकूमती अरकान को तो बिलावल भुट्टो के इंकशाफ के बाद पता चला कि कोई तरमीम लाई जा रही है। ऐसे में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ये सफाई देना कि ये पैराशूट तरमीम नहीं है अपनी जगह एक सवाल है। NFC, सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी अदालतें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और 18वीं तरमीम को लेकर कई सवालात उठ रहे हैं और इन सब के जवाब देने के लिए हमारे पास जो मेहमान शख्सियत है, मेरा ख्याल है कि उनसे ज्यादा रेलेवेंट इस वक्त कोई हो नहीं सकता। तो मेरे पास स्टूडियोज में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया और आई नो यू वेरी वेल एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप जो भी बात करेंगे वो सही सही और सच सच बता के जाएंगे। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, कोई ड्राफ्ट आपने देखा है 27वीं तरमीम का? देखिए, जो मुशावरत हो रही है जो शिकों के ऊपर, वो ऑब्वियसली किसी न किसी फॉर्म में तो मौजूद है और आज वज़ीर आज़म ने एक के बाद एक जो इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकात की और आज सारा दिन उन्होंने लगाया इस चीज़ के ऊपर कि इत्तेहादियों को हर तरमीम के ऊपर जो प्रपोज्ड है एतमाद में भी लिया जाए, उस पर मुशावरत भी हो, बातचीत भी हो, उनकी इनपुट भी आए। और जिस तरह इसहाक डार साहब ने फरमाया था कि इसने कमेटी में भी जाना है, एक जॉइंट कमेटी में, वहां पे भी पार्लियामानी लीडर्स मौजूद होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आइन है ये एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो इवॉल्व होता है और हमने गवर्नेंस को देखते हुए, पाकिस्तान की डिफेंस को देखते हुए, जो सूबों का राब्ता है वफाक के साथ उसको देखते हुए अच्छी तजावीज जो हैं वो तरमीम के लिए आई हैं। तो जो भी तरमीम डिस्कस हुई हैं जब ये सेनेट में पेश होंगी तो मुसफ्फदा ही पेश होगा। एक एक शिक को बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और जो इत्तेहादी हैं मुख्तलिफ जमातों से जिनका ताल्लुक है उन्होंने बड़ी अच्छी इनपुट दी है। अभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है उसका भी इलामिया आ जाएगा थोड़ी देर में। और देखिए, ये कोई अना का मसला नहीं है, ये कोई हार जीत का मसला नहीं है। इन तजावीज के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इसमें रद्दोबदल की जाए, इसके अंदर कोई बेहतरी लाई जाए, किसी को ड्रॉप किया जाए, किसी को अडॉप्ट किया जाए। जो बिलावल साहब से तय हुआ था और बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया था उन्होंने मैक्सिमम पोजीशन ट्वीट की थी कि ये चीजें जो हैं मेन्यू के ऊपर है। अब उसने इवॉल्व कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, मुशावरत क्या होनी है, कल सेनेट में क्या आएगा, इट इज येट टू बी सीन। आई एम सो हैप्पी टू हियर जो आपका पर्सपेक्टिव है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो आप अपनी गुफ्तगू में दिखा रहे हैं। आई रियली होप कि ये हमें नजर भी आए। इसमें दो बातें ब्रीफली करके आगे बढ़ते हैं कि बार बार डिनाई करने की क्या जरूरत पेश आई। डार साहब ने तो कुछ हफ्ते पहले भी कहा जी कि 26वीं तरमीम को तो हजम कर लें, 27वीं की बातें कहाँ कर रहे हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चल रहा है कि कल जो है सुबह आई थिंक वो काबीना में भी अप्रूवल के लिए उसका फर्स्ट ड्राफ्ट पेश हो रहा है। तो क्या मतलब व्हाई द डिनाइंग पार्ट ऑफ इट? मैं तो ये समझता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसी ने जन्म दिया है 27वीं आईनी तरमीम। कुछ रह गया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, PMLN सिग्नेटरी है, पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी है, ANP सिग्नेटरी है। और क्या तय हुआ था कि इस मुल्क में आईनी अदालत बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। बेंच बना, बेंच ने मौसर तरीके से काम किया और बेंच बनाने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के शहरी जिनका केस बहुत डिले हो जाता है वो डिले ना हो और वो रूटीन में चलते रहे केसेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिन पे बहुत टाइम लगता है उनको अलग डील किया जाए। केस वर्कलोड बेहतर हुआ, फाइलों को जो वेट करना पड़ता था वेट की वो टाइम कम हुआ। मगर अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं विच आर ओनली 10%, वो 50% टाइम ले जाते हैं अदालत का और जजेस वही हैं जो इधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं। तो अलग कोर्ट का क़याम जो है वो जरूरी समझा गया। अब ये ऑब्वियसली 26वीं आईनी तरमीम के बाद जरूरी समझा गया क्योंकि उसमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बन गया था। नॉट दैट इट मैटर्स कि अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आई थिंक इज नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वर्कलोड उससे डिवाइड होगा और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सर फिर भी उसको उसके इर्द गिर्द इतनी सारी अब कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन हो गई। और जब आप लोग बार बार
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो सनसेट क्लॉज के साथ था, तब हमने साइन किया था। हमने ये तो नहीं कहा था कि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मुल्क में आईनी कोर्ट्स का कयाम कर दें। जो पीपल्स पार्टी की नीयत थी या PMLN की नीयत थी या ANP की नीयत थी, जो मेजर सिग्नेटरीज हैं टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उनकी तो नीयत यही थी कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इस मुल्क में होना चाहिए। और देखिए मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर आप तहरीक इंसाफ, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है सो कॉल्ड, तो उनकी मैनिफेस्टो के अंदर भी ये मौजूद है कि जी इंसाफ की जल्द और फौरी फरामी। अब उसका देखें ना, उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होना है, कोई ना कोई तरीकेकार होना है। और मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को जो भी सेटबैक हुआ बार काउंसिल्स के इलेक्शंस के अंदर, वो KP के अंदर हारे, पंजाब के अंदर हारे, इस्लामाबाद के अंदर हारे, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जीत जाना और बार बॉडीज के अंदर एक ये सोच आना कि जी 26वीं आईनी तरमीम ठीक हुई थी, तो ये तो बात साबित होती है कि वकला कम्युनिटी ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार बॉडीज ने इस चीज को तस्लीम किया। PTI वो जो मुल्की इलेक्शन जैसे होता है, बार इलेक्शन भी वैसे ही हुआ है। यहाँ पे बड़े सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं जो आके ये क्लेम्स कर रहे हैं जी लोगों को ऑफर्स की गई, लोगों को पैसे दिए गए, वोट कैसे गया जी आपको नहीं पता। सो देयर इज एन एंटायर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अराउंड दैट। अगर बार पॉलिटिक्स में ऐसा शुरू हो जाए, अव्वल तो मैं नेशनल पॉलिटिक्स में भी इस चीज को नहीं मानता कि आप KP में जीते तो अच्छा, आप पंजाब में हारे तो बुरा। ये तो इस तरह चल नहीं सकता, डबल स्टैंडर्ड्स। मगर देखिए इनके फैसलाबाद से MNA काकड़ साहब, वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट हुए हैं, इनके बहुत सारे मेंबरान इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनको नहीं मिली मेजोरिटी, मगर वकला सियासत के अंदर ये हो जाए और वकला खामोशी से बैठ जाए, कभी नहीं होता। सबने इसको एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे पाकिस्तान बार काउंसिल का मरहला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में शायद जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कयाम हुआ, प्रॉब्ली वो जो सिरा था वो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल तरीके से पकड़ा गया कि अब इसके अराउंड भी एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्रिएट की जा रही है। लेकिन अदलिया के हवाले से ओवरऑल भी अभी जो है ना बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। ट्रांसफर का लफ्ज कहीं लिख देना जज की तो आपको पता है वैसे ही शोर मच जाता है। अब वो ये कहते हैं जी ट्रांसफर्स क्यों होंगे, पसंदीदगी की बुनियाद पर होंगे, शिकायत अगर हो जाए किसी से तो उसको उठा के कहीं और फेंक दो, वो वाले मामला होंगे, और अगर कोई ट्रांसफर लेने से रिफ्यूज करे तो उसको सर्विस से ही निकाल दिया जाएगा। अब तो बड़ा कुछ कहा जा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये तो क्या सराहियां हैं और रूमर मॉन्गरिंग है। देखिए कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब वो अपॉइंट करते हैं तो ट्रांसफर करने का राइट उसके पास होता है। तो इट इज ओनली फेयर लॉजिकल के जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जजेस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसमें सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी है, जिसमें खवातीन की नुमाइंदगी है एज अ सेगमेंट, जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की नुमाइंदगी है, जिसमें जजेस की नुमाइंदगी है, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी है, अगर उस बॉडी को ये इख्तियार दे दिया जाए जजेस की ट्रांसफर का, तो इस पे क्या एतराज है किसी को? तमाम सूबाई हुकूमतों के लॉ मिनिस्टर बैठे, वो एतराज ये ना सर मैं आज पसंद नहीं हूं तो मुझे उठा के सिब्बी फेंक दें, मुझे उठा के मैं इधर सर्व करती सिंध डाल दें। ये है ना, वो कहते हैं जी आप पिनलाइज करने के मैकेनिज्म्स लेके आ रहे हैं उन लोगों को जो आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहे। देखिए ये तो अभी डिसाइड होगा किसने किस लेवल पे होना है, प्रोविंशियल लेवल पे होगा, फेडरल लेवल पे होगा, किस लेवल के ऊपर इसने होना है, प्रोविंस से इस्लामाबाद में होगा, इस्लामाबाद से कहीं और होगा। देखा है ना डॉक्यूमेंट कुछ तो मतलब मेरा ख्याल है व्हाई द सीक्रेसी अराउंड इट आल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए ऑनगोइंग डिस्कशन है और इस ऑनगोइंग डिस्कशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है, कोई और ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अंदर जब आप भी बैठे हैं, ऑपोजिशन की भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी बैठे हैं, बाकी पार्टीज की भी नुमाइंदगी है, तो मैं समझता हूं इसमें मज़ाइका कोई नहीं है। जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन के ऊपर भी तो आपको पता है ना वो बड़ा उनको तो एक फोरम मिला जहाँ पे वो बात कर सकते हैं, तो इस पे इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो एक्सेप्ट हो गया, चल पड़ा, इस मुल्क के अंदर निजाम राइज हो गया, अदलिया ने भी तस्लीम किया, एग्जीक्यूटिव ने भी तस्लीम किया, लेजिस्लेचर ने भी तस्लीम किया, तो फिर इतराज किसी को क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमेंटलिंग की बातें भी हो रही है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का। Absolutely not. Because you're a senior lawyer also, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो पता नहीं तरह तरह की बातें लोग वीलॉग्स के ऊपर कर रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, उधर से जो है वो फलां चीज निकल आएगी। अब मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं देखिए ना, अदलिया में कोई भी इस तरह की मेजर चेंजेस जो कि फ्यूचर में या लॉन्गर रन में सर नुकसानदेह हो सकती हैं मुल्क के लिए, आप जैसे वकला बैठे हुए हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग उन चीजों के ऊपर अपनी राय देंगे। और मेरा ख्याल है, और मैं एक और भी बात भी, क्योंकि यू आर अ वेरी सीनियर मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट आल्सो, आप लोग सर जो भी तरमीम लेकर आ रहे हैं ये सोचकर लेकर आ रहे हैं ना कि कल आप ऑपोजिशन में होंगे। एब्सोल्युटली मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये सोचता हूँ ये वक्त का धारा है। हम कल ऑपोजिशन में बैठे थे, आज गवर्नमेंट में हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे थे, जो गवर्नमेंट में बैठी हैं वो ऑपोजिशन में बैठे थे। तो ये तो वक्त का धारा है। देखिए इस मुल्क में सस्टेनेबल सिस्टम्स अगर नहीं होंगे, जुडिशरी का ओवरऑल जिस तरह मजिस्ट्रेसी की बात हो रही है, एक टेरर क्राइम नेक्सस है कई जगहों के ऊपर कि जहां पे
टेररिज्म और क्रिमिनल्स का आपस के अंदर एक गठजोड़ पाया जाता है। अब देखिए मैजिस्ट्रेसी का जो निज़ाम था 1996 में, उस निज़ाम के तहत बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हो जाती थी, प्राइस कंट्रोल से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक। अब जब वो जाता है जुडिशरी के पास, लोअर जुडिशरी के पास, वो बाकी केसेस करें क्रिमिनल और सिविल के, या वो इन चीज़ों को देखें, तो इंतजामी अमूर इंतजामिया के पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इसमें 3 प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो, पाकिस्तान की डिफेंस बेहतर हो, और पाकिस्तान के अंदर जो वफाक है उसका सूबों के साथ एक जो राब्ता है और जो रिश्ता है वो मजबूत। अभी तक जहां से हम देख रहे हैं लग रहा है इन तीनों चीजों में कमजोरी आएगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है आपने, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के निजाम की भी बात की, मैं उसको तफसील से आपसे बात करूंगी एंड द रेस्ट ऑफ द इश्यूज आल्सो। रोज एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में सब मौजूद है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ साहब। सर, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो बात की सर, कॉलोनियल निज़ाम की बाकियात में उसको तस्वुर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं ना सर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी की पावर्स की, तो सर ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसी को गिरा देने वाली बात है। आप जुडिशियल पावर्स कैसे दे सकते हैं किसी और को? अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई थी, हम फिर वापस जा रहे हैं। ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जुडिशियल पावर्स नहीं है, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स हैं जो कि मौके पे रिक्वायर्ड होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसके लिए फिर हम लोकल बॉडीज के सिस्टम को निगेट कर रहे हैं। मैं अगला पॉइंट मेरा यही था कि ये कॉलोनियल इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज कपल्ड विद ए वेरी रोबस्ट लोकल बॉडीज का सिस्टम, और लोकल बॉडीज के ऊपर भी आज एमक्यूएम से भी बात हुई, एएनपी ने भी बात की। देखिए, ये जरूरी है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ साथ उनको जो उनकी फाइनेंसिंग के मामलात हैं उसको मजबूत बनाना चाहिए, तो वो भी ज़ेरे गौर है। और पीएमएलएन भी बिलीव करती है, एमक्यूएम भी इसमें बिलीव करती है, एएनपी ने बड़ा स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया है। अभी देखते हैं पीपल्स पार्टी का क्या व्यू आता है, बट वी बिलीव इन अ वेरी स्ट्रांग लोकल बॉडीज। शुड वी एक्सपेक्ट कि अभी जो आप तरमीम लेके आ रहे हैं इसके अंदर लोकल बॉडीज का एक सेपरेट कोई होगा? क्योंकि सूबों से निकाल के अगर उसको आप आइन में ले आते हैं तो फिर तो नथिंग लाइक इट ना, ये तो होना चाहिए। ये ज़ेरे गौर है कि जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि देखिए आती जाती सवाई हुकूमत है जिसमें हमारी भी शामिल है। हमने 2008 में आके ख़त्म किया लोकल बॉडीज़ को, फिर पीटीआई ने आके ख़त्म किया हमारी लोकल बॉडीज़ को, सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल हुई। कहने का मकसद ये है कि अगर आइन में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आ जाए कि ये टेन्योर अपना मुकम्मल करेंगी लोकल बॉडीज़, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट घर नहीं भेज सकेगी। दूसरा कि फाइनेंसिंग इनकी डायरेक्ट होगी, क्योंकि सूबे कई दफ़ा फाइनेंसिंग रोक लेते हैं। तो अगर मैजिस्ट्रेसी निज़ाम के साथ एक रोबस्ट लोकल बॉडीज का निज़ाम होगा तो गवर्नेंस बेहतर होगी, और मुल्क के अंदर जो है एक गुड गवर्नेंस का जो है वो राज होगा। There's a huge if in it ना, वो तो अगर आप उसको एड्रेस करते हैं फिर तो मैं जैसे मैं कह रही हूँ नथिंग लाइक इट, लेकिन अभी तक जो बातें हो रही है उसमें हमने मैजिस्ट्रेसी की बात मैं तो आपको फ्रॉम हॉर्सेस माउथ है, मैं बता रहा हूँ कि ये ज़ेरे गौर है, ये दोनों चीजें ज़ेरे गौर है। क्योंकि वो अभी तक तो जो तासुर है वो ये है कि अगर 144 की छोटी सी भी खिलाफ वर्जी हो गई तो जो एसीडीसी है वो फिर देख लेगा आपको आके। देखिए वो कह रहे एसी बादशाह, हमारे यहाँ तो आपको पता है फिर इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का निज़ाम बहुत बेहतर था मैजिस्ट्रेसी जब थी, लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम बहुत बेहतर था, हमारे यहाँ पे टेरर क्राइम नेक्सस नहीं था। तो आई थिंक इसमें बड़ी बेहतरी आएगी और आम आदमी को सहूलत मिलेगी। देखिए, अगर प्राइस कंट्रोल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाए, जो मामलात अवाम को जिनसे मसाइल पैदा होते हैं वो मसाइल खत्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लिए बड़ी एक मुफीद चीज़ है। अच्छा, अभी क्योंकि हम जो बात करते हैं, आपने कहा कि सूबे और वफाक का रिलेशनशिप आपस में मजबूत हो जाएगा, एनएफसी को रिव्यू करेंगे आप, तो कैसे मजबूत होगा सर? पहले तो मुझे लगता है आपकी हुकूमत ही कमजोर हो जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बैठना आपके साथ। पहली बात ये है, हाँ, कि इस पे किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी बस जिंदगी मौत का मसला है कि एनएफसी रिवाइज हो जाए। देखिए, एनएफसी की रिवीजन होनी तो चाहिए, नहीं ज़ेरे गौर है, प्रिंसिपल तो होनी चाहिए, ज़ेरे गौर है। उसकी क्या शक्ल होती है, क्या पॉपुलेशन को जो इंसेंटिवाइज किया गया है कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना शेयर होगा, ये ठीक है, या कोई और फॉर्मूला होना चाहिए, ये बातचीत चल रही है। ये हतमी शक्ल क्या होती है इसकी, ये एक्सेप्ट होती है नहीं होती, वो तो देखिए ना अभी मराहिल हैं कि इत्तेहादियों से मशावरत के बाद सेनेट, फिर कमेटियां, और कमेटियों के जो जॉइंट कमेटी है जिसमें एनए और सेनेट के जॉइंट मेंबरान बैठेंगे, तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होगी वहां पे, तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर बाकायदा तौर पे एक बड़ी डिटेल ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करेंगे सेपरेटली ऑन दिस बिकॉज़ उनकी सूबे में हुकूमत है। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूं। वो आएंगे जॉइंट कमेटी में, वो सेनेट में मौजूद होंगे, वो नेशनल असेंबली में मौजूद होंगे, बिल्कुल अपनी राय वहां पे दें। तो ऐसे हालात लग नहीं रहे ना आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल तो मैग्नानिमिटी शो करके करें। नहीं, आ जाए ना, कमेटी में आए, सेनेट में आए, नेशनल असेंबली में आए, कल भी बैरिस्टर गौहर ने बात की, जरूर आए। एक कदम आप लोग उठा लेना सर, मैं तो इसलिए पूछी हूँ, मैं तो सिर्फ मेरा सवाल पूछने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इतनी पोलराइजेशन है सियासी, खत्म करने के लिए कुछ आप लोग ही करते हुए नजर आ जाए।
देखिए, हमने तो पहले भी कमेटियां बनाई, इनको कहा बैठ जाएं, ये नहीं बैठे, इन्होंने पूरा जो है मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म किया। अभी भी जो ये स्टांस लेते हैं स्टेट के ख़िलाफ़, मुल्की जो सलामती के इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे, उनके ख़िलाफ़, और जो इनका ट्रेंड होता है वही इंडिया में चल रहा होता है। तो देखिए कि बड़ा वैसे संगीन है ये जो आप देखें ना, किसी एक अपनी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में। आप कल ट्वीट उठा के देख लें, जो पता नहीं कौन ट्विटर चलाता है इनकी पार्टी के चेयरमैन का, जो भी आप उठा के देख लें कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या वही बात इंडिया नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन बातें सर आप लोगों ने भी तो कम सख्त नहीं की ना। सुहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन होती है, उसके बाद जो कुछ आपने खाली आपने कहा उनके बारे में, आपने कहा कि दहशतगर्दों को प्रमोट करने के लिए शख्स को लाया जा रहा है। मेरे वजीर आजम ने अभी चित्राल में 4 दिन पहले खड़े होकर कहा कि सुहेल आफरीदी साहब, मैंने आपको फोन तो फिर एक टेररिस्ट प्रमोटर और अपॉलोजिस्ट को क्यों कहा? देखिए, ये भी एक सवाल है ना। आपने कहा वो टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट है। जो बंदा 9 मई के हमले में शरीक हो, वो कहते मैं था ही नहीं, कोर कमांडर हाउस जाए और अपने फेसबुक पे वीडियो लगाए, 2 वीडियोस है ना, एक ज़मान पार्क की, किसकी है, और कहे कि जी दहशतगर्दों से बातचीत होनी चाहिए, तो मेरा तो उस पर भी बड़ा क्लियर है। पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बीइंग दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीइंग मैग्नानिमस, और एक बड़े के तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं, आप आए, बातचीत करें, मीटिंग में बैठें, हम आपके साथ मिलके चलेंगे, वफाक आपसे तावन करेगा। और वजीर आजम साहब ने एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार ये पेशकश को दोहराया, खुद फोन किया, पहल की, तो और क्या चाहिए? तो फिर उनको आप कह रहे हैं कि कदम जो है वो अगला उठा लेना चाहिए। उनकी मुलाकात तो वो हो नहीं रही है इमरान खान साहब से। वो मुलाकात आपको पता सागा है पूरा, एक जो हर मंगल और जुमेरात को यहाँ पे चलता है। तो जेल मैनुअल के अंदर लिखा है कि वजीर आला जो है, कोर्ट का ऑर्डर है सर, आप तो वकील हैं, लिस्ट जो देंगे, कोर्ट का कहाँ ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर नहीं है सर। उन्होंने कहा है वकील जो लिस्ट आएगी 5 या 6 लोगों की फहरिस्त, वो मुलाकात करवा दें। कि जो जेल मैनुअल है, जो रूल्स हैं, उसके तहत फैमिली और वकला की मुलाकात होती है। ये कहीं नहीं लिखा कि वजीर आला जो आप नॉमिनेट करेंगे उसको भी आप मुलाकात कराएंगे। मुझे बता दें, नहीं, नाम अगर लिस्ट में उनका डल जाए, जो ऑफिशियल तरीकाकार है, तो वो तो डला। लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, सेकंड में था। की तो गुंजाइश ही नहीं है जेल मैनुअल के अंदर। कहाँ लिखा है जेल के रूल्स के अंदर कि जी जो वो लिस्ट आएगी अंदर से और उस लिस्ट पे मुलाकात हुआ करेगी? कानून की बात करें ना, ज़ाब्ते की बात करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप गलत कानून पर रिलाई करें या अपने पास से बना लें। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बोन ऑफ कंटेंशन बनाना चाहिए। आप वज़ीर आला बने, आके बात करें और अपने सूबे के मसाइल हल करें। आप चप्पलों के नाप दे रहे हैं, तस्वीरों को साफ कर रहे हैं, मैं इश्क़ फ़लाँ में मारा जाऊंगा। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को उसने बनाया और ये कलमे के नाम पे मुल्क बना। मेरी तो ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला अगर ये नसीब में लिख दे कि पाकिस्तान के लिए जान चली जाए, तो इससे बढ़ के सादत कोई नहीं है। और ये कहते हैं मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, भी जरूर अपने लीडर के साथ लॉयल्टी तो सर सबकी होती है ना, आप लोगों की भी है, सबकी है। देखिए, नहीं, मुल्क सबसे पहले है इसमें तो खैर। और जिस दिन मैं ये समझूं कि मेरी क़यादत मुल्क से बड़ी है, या मैं जो पॉलिटिक्स कर रहा हूं वो फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसके फलां में मारा जाऊंगा, तो फिर नहीं। अच्छा सर, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है। 2-3 चीजें अगेन 26 अमेंडमेंट के इर्द-गिर्द। एक तो सर ये कि मौलाना फजल रहमान से किसी किस्म की कोई खास एंगेजमेंट, इस्तीफा आप लोग उस तरह नहीं कर रहे जैसे 26वीं तरमीम के बाद की, बिल्कुल इररिलेवेंट लग रहे हैं आपको वो? देखिए, वो नंबर तो मुझे पता है आपके पूरे हैं, बट उनका बड़ा एहतराम है और वो हमारे बड़े भी हैं और उनसे हमेशा हमारा एक फितरी इत्तेहाद भी रहा है। उनसे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे कोई बातचीत थोड़ी बहुत कर रही हैं अपने लेवल के ऊपर और अपने ताई। तो मेरा ख्याल है क्विक 2-3 चीजें पूछ लूं आपसे। 26वीं तरमीम पे भी हमने देखा बड़ी जल्दी, अभी भी हमें लग रहा है बहुत ही जल्दी। 18वीं तरमीम आपको याद होगी, आई एम श्योर सर, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी उसके ऊपर। तरमीम है वो भी आइन के अंदर, इतनी जल्दी क्यों है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई नुकसान नजर आया आपको या किसी ने उसको रिजेक्ट किया? पोलराइजेशन बड़ी मुल्क में। नहीं, देखिए, पोलराइजेशन मेरे नजदीक वो नुकसान है। पोलराइजेशन जो है उसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा कि इनसे हाथ ना मिलाओ, इनकी शादी ब्याह में ना जाओ, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलां हैं, ये जहां नजर आए वहां पे नारे लगाना शुरू कर दो। देखिए, हमने तो वो सियासत सीखी थी और 90 की दहाई के बाद बहुत तलखियां थी, मगर हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर किया, वफादारी की सियासत की, रवादारी की सियासत की, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। हमें तो ये सिखाया गया है कि दुश्मन का भी गम हो तो उसमें शरीक हो जाया करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की ना वो वाली वो रवादारी की सियासत। ये पोलराइजेशन जो है, मियां नवाज शरीफ ने 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद पहला जो विजिट किया वो बनी गाला का किया, जाके कहा कि जी मैं आया हूँ और मुल्क को आगे लेके चलते हैं। क्या हुआ उसके बाद 2014 में इसी डी चौक के ऊपर जो इन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। चलिए सर, 2 येस एंड नो क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई टेन्योर से लाने की भी बात हो रही है कि पार्लियामेंट का टेन्योर जो है उसको 5 के बजाय 6 साल कर दिया जाए? कहता नहीं है सर, कोई ऐसी कोई तजवीज़ निगरान हुकूमत को खत्म कर दिया जाए और जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है वही कराएगी इलेक्शंस, ये भी कोई तजवीज़ है? आपने यूट्यूब से ली लिस्ट? नहीं, मैंने बिल्कुल यूट्यूब से लिया। मैं अच्छा वैसे आपको बताऊं, सीनियर तरीन सहाफ़ी हमारे मुल्क के, और मैं आपको बाद में नाम भी ले लूंगी, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं।
मैं YouTube नहीं देखती, ट्रस्ट मी, मुझे व्लॉगर्स के नाम भी नहीं पता। कतन इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये बिल्कुल ये कोई ज़ेरे गौर नहीं है ये बात। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मैं क्लियरली इसको डिनाई कर रहा हूं, दोनों चीजों। चले, अब ये जब तरमीम मंजूर हो जाएगी उसके बाद मैं कोशिश करूंगी, आप वक्त देते तो नहीं है कि आपसे वक्त लेकिन वरना आप मेरी तस्वीर चला के बता दीजिएगा जी इन्होंने ये कहा था और ये गलत नहीं, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की तफसील से 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत का उसको लेकर क्या मौक़िफ़ है, उसके हवाले से इस वक्त भी कुछ इसी हवाले से जो ऑन गोइंग एक सिचुएशन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान है, सीनियर माहिर कानून है। जब हम बात करते हैं आइन की तो मैं समझती हूँ कि वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं हमारे मुल्क के कानून को भी और आइन को भी। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर बाबर अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सर जैसे मैंने अभी कहा कि हम 27वीं आईनी तरमीम और इसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसी हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आपका सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शामिल करना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि सर बहुत एक तो ये कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। एक तो ये कि इसको शुरू में डिनाई किया जाता रहा कि कोई आ ही नहीं रही है तरमीम, फिर जब आने वाली हुई तो उसके बाद कहा गया जी कि बहुत सारे मामलात ऐसे उनके ऊपर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला जारी है और कोई भी शख्स ये मान के नहीं दे रहा कि कोई एक पहला प्रॉपर ड्राफ्ट एग्जिस्ट करता है और ये तरमीम प्रॉपर किसी शक्ल में एग्जिस्ट करती है। इसके इर्द गिर्द जो इतना वो एक हम देख रहे हैं एक हेजी वो है सारा कुछ, वो क्यों है सर? देखिए यशवीन, पहले तो ये है कि जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है मुझे उससे इत्तेफाक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जितना भी इबहाम है ये फैला नहीं है, ये फैलाया जा रहा है। देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस ताकि लोगों को पता ना लगे। आपको याद है कि पिछली जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो भी आधी रात को हुई थी और उस पर जो एक मिनिस्टर थे इंचार्ज जो लीड कर रहे थे उस सारी मूवमेंट को पार्लियामेंट के अंदर, यानी उस मोशन को लीड कर रहे थे, बिल को लीड कर रहे थे। वो उनसे किसी ने पूछा कि जी आईनी तरमीम में फाइनली क्या है, तो उन्होंने कहा कि काला लिफाफा मेरे पास है, मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, एक पहलू इसका, और दूसरा इसका ये है कि आईनी तरमीम खुफिया नहीं रखी जानी चाहिए और खुफिया है भी नहीं। कुछ चीज़ें, मैं फॉर्मल लॉ मिनिस्टर हूँ और इसलिए मुझे भी पता लगती रहती हैं, लग रही हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले कि आईनी तरमीम ये है कि ये पाकिस्तान का एक दस्तूर है मुतफ़िका तौर पे जो बनाया गया और ये 1973 में लागू हुआ और उसमें जब भी तरमीम हुई है कभी, मिसाल के तौर पे मैंने एज ए लॉ मिनिस्टर लीड किया था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तकरीबन हमारा पूरा साल लगा था पार्लियामेंट में लोगों को उधर लाने के लिए और फिर तकरीबन 9 महीने लगे थे उस तरमीम पे जो हम डिबेट करते रहे। उसमें 5 लॉ मिनिस्टर बैठे हुए थे, एक मैं था, एक फारूक नाइक थे, एक एहसन जफर थे, खालिद रांझा थे और वसीम सज्जाद से। अब तो लोगों को पता ही नहीं है, ये तरमीम बनाने वाले जितने हैं इनको तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सी से आगे कुछ नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फिर ये है कि ये आदर्श हैं लोगों के जिसको इमरानी मुआहदे की शक्ल में रियासत ने एक डॉक्यूमेंट दिया और उसमें गारंटीज हैं कुछ शहरियों के लिए। तीसरी बात यह है कि पर्सन स्पेसिफिक आती रही हैं तरमीम। पहले भी ये शुरू हुआ था जब जनरल जा के मार्शल लॉ, उससे पहले याया खान और उसके बाद फिर मुशर्रफ, और उनको अदालतें भी सहूलत कार बनी उनकी। और ये जो मावराए आइन है, जितनी भी कोई चीज़ भी आएगी उसको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। जो असल इशू है वो ये है कि आइन एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है और वाहिद मुतनाज़ा चीज़ जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिस तरह आपने कहा कि जी हर चीज पे कंट्रोवर्सी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। तो उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। अगर कोई तरमीम लानी है तो उसको आप ओपन करें डिबेट के लिए, पब्लिक डिबेट हो, मीडिया का डिस्कोर्स हो, उस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। पहले होती है, 18वीं ऐसा नहीं है कि हवाला दिया ना सर, मैं तो ये बात हर जगह पे कोट कर रही हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप लीड कर रहे थे उस सारे प्रोसेस को और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वो पूरी एक्सरसाइज थी जो आप लोगों ने की और उसके बाद वो तरमीम जो है हमने देखा कि वो आई। यहाँ पर सर 26वीं तरमीम भी पहले उतनी उजलत में हुई, अब 27वीं में भी वही नजर आ रहा है। लेकिन सर क्योंकि आप सीनियर कानूनदान हैं, अदलिया के हवाले से जो कुछ बातें की जा रही हैं सारे के अंदर, उस पर आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का क़याम, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये मौक़िफ़ ले रही है कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, वो ये कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि उसमें एक सनसेट क्लॉज था। अभी तो मुस्तकिल क़याम की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वहाँ होती है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कोई लिहाज करे। जहाँ फंडामेंटल राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का लिहाज ना करे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम में आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधी
जो सीनियर प्योने जज है उन्होंने कहा कि आधी सुप्रीम कोर्ट आईनी है और आधी गैर आईनी हो गई है, तो आप किस बेंच में पेश होना चाहेंगे, आईनी बेंच में या गैर आईनी में? ये लाइटर नोट में बड़ी सीरियस बात उन्होंने की, कोर्ट में बैठ के उन्होंने ये कहा। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि कौन से लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर ये जो बेंच बैठा है 26वीं आईनी तरमीम वाला, उसको साल हो गया है, उसने कौन से इश्यूज, कोई एक इशू आप बता दें। मिसाल के तौर पे इससे पहले रिवाज था कि 184(3) के नीचे लोग, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, वो लोगों के जो इश्यूज आते थे बर्निंग, उनके ऊपर नोटिस लिया करती थी और लोगों को कुछ आसरा होता था कि शायद थोड़ी बहुत अदलिया हमारी भी है, ये सिर्फ बड़ों की नहीं है, और शायद आम आदमी की कोई सुनवाई, उसका रास्ता भी आपने बंद कर दिया। अब एक रिट पिटीशन अगर डिसाइड होकर नीचे से जाती है छोटे से मसले के ऊपर, तो वो भी आईनी कोर्ट बैठेगी और जब 9 मन तेल होगा तो उसके बाद वो फैसला होगा। तो इसलिए ये तो एक इस वक्त जो कह रहे हैं ना कि जी देखिए वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो आपने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसकी आप खिलाफ। फेयर इलेक्शन था, तो क्या फेयर इलेक्शन हुआ है? जिसका वोट पड़ेगा उसी को इख्तियार मिलना चाहिए। आप इख्तियार किस जगह से आपको वोट मिला है? आप वोट ही गिन ले आपके कि आपको कितने मिले हुए। इसलिए ये नॉन इशू है जो वो छेड़ रहे हैं। असल इशू दो हैं। हाँ। एक इशू ये है कि पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट से लेके, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से लेके उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। अब जिस तरह से 27वीं तरमीम पे बिलावल ने जो की और एक दो और जराए से भी जो चीजें सामने मेरे सामने आई हैं, उनमें यह है कि जी 70 साल इनके, फिर आप तो एक बाबों का कब्रिस्तान से जाएंगे। आपको याद है पहले एक सियासी चीफ जस्टिस जो एक खास पार्टी के हक में फैसले देते रहे, उनको रैलत से पहले गवर्नर का ताज पहनाया गया सिंध का, और वो बेचारे बैठ नहीं सके। फिर एक लाहौर के जज साहब थे बड़े अच्छे, उनको भी वो अस्पताल में लेटे हुए जाके एक सरकारी ओहदा के जी आपने ये हमें काम करके देना है। तो इसलिए पाकिस्तान में जनरेशन जी का जमाना है। हमारे 70% के करीब लोग जो हैं वो सारे यूथ है, और यूथ आप देख लें 36 साल का केपी में वजीर आला बना है और 36 साल का न्यूयॉर्क का मेयर, उसने ट्रंप और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को हरा के वो जीत गया है, ज़हरान ममदानी। ये नया दौर है, इसमें कुछ सोचें वो कि हमने अपनी यूथ को साथ लगा के पाकिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। सर, ट्रांसफर की भी बात है, जो जजेस की ट्रांसफर की बात है वो भी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत अच्छे तरीके से रिसीव नहीं की जा रही है। लेकिन हमारे साथ अभी प्रोग्राम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो ये कह रहे थे कि जो इदारा हायर करता है वो तबादले का इख्तियार भी रखता है। इसके इर्द गिर्द जो इतनी कंट्रोवर्सी है मुझे उसकी वजह नहीं समझ आती। ये देखिए, पहले तो ये वो चूंकि आईनी आदमी नहीं है जिनका आप बता रही हैं, वकील आप, मैं इस पे क्या तब तक लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के क्या मसला है, ट्रांसफर हो जाए तो क्या इशू है? अच्छा सुनिए ना, वकील हूं मैं, मुझे कई दफा कहा गया होगा और वकीलों को भी कहा जाता है कि जी आप बेंच पे आ जाएं। तो इंडिया में तो बाकायदा चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज जिरगा जाते हैं अच्छे वकील के पास कि आपने इतने पैसे कमा लिए, इतना नाम कमा लिया, अब आप बेंच पे बैठ के कौम की खिदमत करें और हमें फलां तर्ज के केसेस जो है वो डिसाइड करके दें। ये एलिवेशन होती है। एलिवेशन के लिए जब मैं लॉ मिनिस्टर था, हमने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया था, उसमें अक्सरियत वकीलों की होती थी। फिर मेरे बाद एक साहब आए, उन्होंने अब जो रिटायर्ड जज हैं वो ज्यादा बैठते हैं अंदर, जिनकी 80-80 साल उम्र है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वो जाके नए जमाने के जजेस एलिवेट करने के लिए उस मीटिंग में वो शरीक होते हैं। ये इस सारे निजाम को फॉल्टी कर दिया गया। जो भी सिलसिला है वो थ्रू द एग्जिस्टिंग बॉडी ना, जो उनकी अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसके अंदर कोई और तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बर्बाद हो गई ना आईनी तरमीम के अंदर, तो वो बची कोई नहीं है। आपने देखा कि एक जज के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आया और बाकायदा टैक्स के कागजात में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम आया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या किया, एक जज से कोई नाराज हो गए जजेस, उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। तो वहाँ कोई ऑब्जेक्टिव काम तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि हर इदारा ये कहता है, वापडा समेत, सीडीए समेत, कि जी हमारा अंदरूनी निज़ाम बड़ा मजबूत है, बाकी सारे इदारे भी कहते हैं बड़ा मजबूत है। तो अदलिया में जाके, यानी कल वापडा का इंजीनियर अगर बदलना हो तो उसके लिए अदलिया बदलेगी उसको, या वो एग्जीक्यूटिव के पास जो मिनिस्ट्री है रेलेवेंट उसके पास इख्तियार है। तो अदलिया के मामलात में इस हद तक मुदाखलत जो उनके मुंह से निकला
वो तो बड़ी जबरदस्त बात है कि जी हायर फायर हम करते हैं, तो फिर तो ठीक है, फायर करने वाला जिसको खौफ रहेगा उसने क्या जस्टिस ये नहीं कहा कि हम हायर फायर करते हैं। उन्होंने कहा जो इदारा आपको लेकर आता है वो आपको आगे पीछे कहीं भेज सकता है, जैसे नॉर्मली किसी भी सर्विस में होता है। तो वो तो जाहिर है, बल्कि वो तो यही केस ट्वीट कर रहे थे कि हमने तो कुछ नहीं हायर फायर का अदल में हायर फायर का दुनिया के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी आपने कहा कि कुछ चीजें आप तक भी पहुंच रही हैं, इलेक्शन कमीशन की जो तकरीरों की बात हो रही है और उसको देखने की बात हो रही है, उसके बारे में सर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या कोई ऑपोजिशन के रोल को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? उसके कयाम के अंदर क्या हो रहा है? जनवरी से माइनस हो गया ना जी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब थे, हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उनके साथ मशवरा करेंगे। उमर अयूब ने खतूत लिखे जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई मीटिंग उनके साथ नहीं की गई। अब वो जो एक फर्जी मुकदमे में उनको सजा हुई है, इसलिए वो ऑपोजिशन लीडर नहीं रहे। अब जो नए थे वो उनका नाम हमने दिया, उनके पास अक्सरियत है, कोई इख्तियार हुकूमत को या स्पीकर को नहीं है कि उनको रोका जाए। लेकिन नए सूबों के साथ जो पंजाब के अंदर से एक डिबेट और स्पैट चल रही है उसकी वजह से वो भी रोका हुआ है। तो लगेगा कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस को चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायर्ड मुलाजमीन वही जारी रखेंगे अपना काम, और जो हायर फायर की अथॉरिटी है उसने उनको दोबारा हायर किए बगैर फायर ही नहीं किया। तो इसलिए उनके तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में और ये मामला जो है वो फिर इसी तरह अनफॉर्चुनेटली चलते रहेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे 27वीं तरमीम के हवाले से। और मेरा ख्याल है यही राय जो है वो ओवरऑल पाई जाती है इस वक्त मुल्क में कि इस तरमीम को लाने से पहले इसके ऊपर तफसीली ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए और इसको वक्त दिया जाना चाहिए, जो कि लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा, और इसको उजरत में पास करवा लिया जाएगा। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।